हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बायोलॉजी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के एक और बहुत ही अच्छे चैप्टर में। जिस चैप्टर में हम जो है प्लांट किंगडम चैप्टर को कवर करेंगे। तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है कंप्लीट कर रखा है। उसमें फोर्थ किंगडम जो हमने पढ़ा था, प्लांट किंगडम, उसके बारे में पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम और फिर हम एनिमल किंगडम भी जो है स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर। तो शुरू करते हैं चैप्टर प्लांट किंगडम। So, in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker 1969। तो जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा है कि जो आर एच विटेकर थे, उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा था, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही कवर किए हैं, और जबकि एनिमेलिया और प्लांटी के लिए सेपरेट चैप्टर यहाँ जो है दिए हुए हैं। बायोलॉजी में क्लास 11th बायोलॉजी में आपके सेपरेट सेपरेट चैप्टर हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम डील करेंगे किंगडम प्लांटी के साथ, जिसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम। ठीक है भाई। तो इसकी जो प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग है वो समय के साथ साथ बदली है। जैसे कि जैसे मेंबर्स हैं कुछ फंगाई के मेंबर, मुनेरा के, प्रोटिस्टा के। ठीक है। ये पहले क्या था, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी। सिर्फ प्लांट और एनिमल देखे जा रहे थे, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उन्हें प्लांट में जो है क्लासीफाई कर दे रहे थे, और सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल में क्लासीफाई कर दे रहे थे। तो मेंबर जैसे कि फंगाई के, मुनेरा के, प्रोटिस्टा के मेंबर, ये सारे मेंबर जो है इनके सारे नहीं, मतलब कुछ मेंबर जो जिनमें सेल वॉल मिल रही थी वो सब प्लांटी में जो है क्लासीफाई कर दिए जा रहे थे। फिर बाद में जब सेपरेट सेपरेट किंगडम बनाए गए सबके, तो ये मेंबर अपनी अपनी जहाँ ये एक्चुअली में बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये प्लेस करे गए। तो यहाँ से मेंबर जो है एक्सक्लूड करे गए। जो फंगाई मेंबर, फंगाई और मुनेरा प्रोटिस्टा के मेंबर थे, वो किंगडम प्लांटी से जो है एक्सक्लूड करे गए, जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो है प्लांटी में प्लेस किए हुए थे। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore। जो cyanobacteria इसे हम ब्लू ग्रीन algae के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअल में algae नहीं है। वो किंगडम मुनेरा का एक मेंबर है, वो बैक्टीरिया होता है cyanobacteria, जिसे ब्लू ग्रीन नाम से जानते हैं। वो असल में algae नहीं है। अगर algae होता तो algae जो है प्लांट के अंदर आता है तो वो किंगडम प्लांटी में आ रहा था, पर वो मुनेरा होता है, मुनेरा किंगडम मुनेरा में आता है, जो कि बैक्टीरिया है। आगे रीड करते हैं। In this chapter, we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under Plantae। तो भाई किंगडम प्लांटी में हम जो है जिन जिन बारे में पढ़ेंगे वो है algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये सारे जो है टॉपिक्स हम किंगडम प्लांटी में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, तो वहाँ बताया गया था जैसे किंगडम, फिर उसके बाद फैलम या डिवीज़न आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, ठीक है, फिर फैमिली आता है, और फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ऐसे आते हैं। तो उसकी बेसिस पर तो यहाँ किंगडम पढ़ रहे हैं प्लांटी के बारे में, तो यहाँ किंगडम प्लांटी है। उसके अंदर फैलम, क्योंकि एनिमल के जब एनिमल की बात कर रहे थे तो हम फैलम वर्ड यूज़ करते हैं, बट जब प्लांट की बात कर रहे होते हैं तो हम डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो है यहाँ 5 डिवीजन दी हुई हैं, दैट इज अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं। लेट अस also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system। ठीक है। तो भाई एंजियोस्पर्म में हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में भी कुछ क्लासिफिकेशन करी गई, जो कि उसमें बताने के लिए। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की करी गई सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के, मतलब कुछ जो इजीली विजुअल कैरेक्टर हैं उनके बेसिस पे उन्हें देखते हुए जो क्लासिफिकेशन करी गई वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, जिसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या देखा गया, इसमें बस हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। तो इसमें क्या अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ क्या देखा गया, कुछ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे गए, जैसे हैबिट, उनके हैबिटेट, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स
और ये जो है मेनली बेस्ड ऑन थे वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर, जिसमें एंडोशम का स्ट्रक्चर देखा गया जो कि मेनली प्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ऐसे सिस्टम का एग्जांपल है लीनियर सिस्टम का, ये लीनियर सिस्टम इसका एग्जांपल है। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम, इन सिस्टम को कहते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, इसमें दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो भाई क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत ही कम करेक्टर या बहुत इजीली विजुअल करेक्टर को देखते हुए क्लासिफिकेशन करी जा रही है, तो इसमें क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी सेपरेट कर जाएंगी। मतलब क्लासीफाई करते टाइम जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो भी अलग अलग जो है सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टर जो है देखे जा रहे हैं। ठीक है, दे वर बेस्ड ऑन सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि भाई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक पर बेस है। Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic। और दूसरी प्रॉब्लम ये रही कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम में, जो कि अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म की, इसमें क्या रहा कि इक्वल वेटेज दी गई वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को इक्वल वेटेज दी गई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोस्ट इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करा गया, इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को जो है जो क्या दिया गया, मतलब सेम इक्वल वेटेज दी गई वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो उससे क्या प्रॉब्लम आई कि ये तो चीज़ गलत है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल को दोनों हम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो इजीली इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से जो है चेंज करे जाते हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ तो उसके से वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है चेंज करे जाएंगे, बट ऐसा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के उसमें नहीं होता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो चेंज नहीं करते, तो हम इन दोनों को जो इक्वल वेटेज दे नहीं सकते। ठीक है, एस अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। फिर इसके बाद क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें नेचुरल अफिनिटीज के बेसिस पर, मतलब नेचुरल रिलेशन सिमिलैरिटीज, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्हें देखते हुए जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें कुछ थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर जो है क्लासिफिकेशन नहीं करेगी, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स को देखा गया, उसके बेसिस पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेगी। इसे कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज। नेचुरल अफिनिटी जैसा कि मैंने बताया, नेचुरल रिलेशन और सिमिलरिटी की बेसिस पर जो ग्रुप किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया, उसे नेचुरल अफिनिटीज कहते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म, एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं, नहीं बल्कि इंटरनल फीचर भी जो है देखे गए, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यही सारे फीचर्स भी जो है देखे गए, उसके बेसिस पे जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन करी गई। Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। तो ऐसी क्लासिफिकेशन, फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के लिए नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। ये किसने दी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। तो ये नाम याद रखने हैं, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने ऐसी क्लासिफिकेशन जो है दी, जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। तो ये भाई वाइडली एक्सेप्टेबल सिस्टम भी है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर है। इसमें ये मान्यता है, ये बिलीफ है कि जो एक टेक्सा के मेंबर हैं उनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो कॉमन रहा होगा, मतलब वो एक ही एंसेस्टर से वो आए हुए हैं। तो इसमें जो है एंसेस्ट्री को देखते हुए इसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, उसे उसके बेसिस पर देखते हुए जो है उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसमें यही अज्यूम किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म के सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। We now use information from many other sources to help resolve difficulty in a classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence। तो भाई इसमें क्या करते हैं, फॉसिल एविडेंस प्लस मॉडर्न टेक्सोनॉमी के हिसाब से जो है पूरी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को किया जाता है। बट यहाँ प्रॉब्लम जब आ जाती है, क्योंकि भाई फॉसिल एविडेंस ऐसा तो नहीं कि हमेशा हर चीज़ के लिए हम जिसके बारे में क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसके फॉसिल एविडेंस जो है हो ही, या फॉसिल एविडेंस उसके डिस्कवर्ड हो या मिले ही हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो फॉसिल एविडेंस कभी-कभार किसी जिससे हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसके लिए नहीं भी मिलते। तो जो है
थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसे करने में फाइलोजेनेटिक, नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी व्हिच इज़ नाउ ईज़िली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो भाई न्यूमेरिकल नाम से पता चल रहा है कि ईज़िली कंप्यूटर के द्वारा जो है क्लासिफिकेशन करी जाए। तो इसमें हर एक वैरायटी टाइप कैरेक्टर को जो है नंबर या कोड्स ये सारी चीज़ें गिवन कर दिया है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में ये सारी चीज़ जो है एक प्रोग्राम के रूप में सेट कर दिया गया, तो उसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं, विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। Number and codes are assigned to all the characters and data are then processed। सबको कैरेक्टर और टाइप इन सबको जो है नंबर ऑफ कोड जो है दे दिए जाते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम। तो इसी तरह से, क्योंकि भाई हर नंबर या कैरेक्टर को जो है कोड या कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, तो हर कैरेक्टर को एक तरीके से देखने के लिए इक्वल वेटेज यहाँ दी हुई है। तो हम किसी के लिए फाइंड कर रहे होते हैं जो चीज़, तो वो जो है 100 ऑफ कैरेक्टर में से जो है इक्वली चीज़ जो आती है उसके लिए समराइज़ होके कि इस क्लासिफिकेशन में ये फीचर्स हैं और इसमें ये फीचर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें निकल आती हैं इसमें। तो in this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। तो एक ही समय पर हम एक ही स्पीच के लिए hundreds of character जो है देख सकते हैं। सैडो टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो सैडो टैक्सोनॉमी इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बात होगी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, सेल बिहेवियर एंड कीमो टैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। ठीक है भाई, तो सैडो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, सेल के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यूज किया जाता है क्लासिफाई करने के लिए और ग्रुप करने के लिए, और इससे जो है कन्फ्यूजन वगैरह दूर करने के लिए सेल के जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखा जाता है। आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिक दीज, ये भी सेल टैक्सोनॉमी जो है आई के टैक्सोनॉमी के द्वारा जो है यूज़ करी जाती है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अलगी। तो हम अलगी के बारे में पढ़ते हैं। अलगी, तो होप भाई आपको जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो है प्लांट किंगडम की जो है फर्स्ट डिवीजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज अलगी। तो अलगी के बारे में शुरू करते हैं। अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायरॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। तो भाई इसमें बताया अलगी जो है इनके पास क्लोरोफिल होता है, बॉडी सिंपल होती है, थायरॉइड फॉर्म में होती है, मतलब पूरी जो है थैलोटैब बॉडी स्ट्रक्चर कहीं रखता है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लार्जली एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मैराइन वाटर दोनों ही जगह ये पाए जाते हैं। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, अदर हैबिटेट में ही मिल जाएंगे, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स पर, सॉइल्स में एंड वुड में। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई। कुछ अलग जो हैं फंगाई के साथ एसोसिएशन में भी रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जिन्हें लाइकेन कहते हैं। एनिमल्स पे भी रहते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर पे जो है अलगी मिल जाएंगे उनकी बॉडी के ऊपर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल। तो जो अलगी का जो फॉर्म और साइज होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, ranging from colonial forms like volvox and filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra। colonial form मिलती हैं, जैसे कि volvox अलगी स्पीशीज की जो है colonial forms में वो पाई जाती हैं, और जबकि filamentous form में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा अलगी जो है मिलती हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा जो है filamentous form में मिलती हैं और colonial form में मिलती हैं volvox। तो ये पॉइंट याद रखना है कि colonial form में volvox मिलेंगी और filamentous form में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा। आगे बढ़ते हैं। A few of the marine forms such as kelps form massive plant body। कुछ marine form की बात करेंगे, जैसे kelps जो है बहुत ज़्यादा massive plant body फॉर्म कर लेती हैं। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method। algae जो है वेजिटेटिव मेथड से भी रिप्रोड्यूस करती हैं, एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करती हैं स्पोर वगैरह फॉर्म करके, और सेक्सुअल मेथड से भी ये रिप्रोड्यूस करती हैं। तो तीनों टाइप के यहाँ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, अलगी की क्योंकि वो थायरॉइड बॉडी है, ठीक है, तो उसमें से फ्रेगमेंट्स जो है ब्रेक हो जाते हैं। अलगी की बॉडी में से फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो गए और वो फ्रेगमेंट दूसरे जाएंगे, फिर वहाँ वो अपनी बॉडी जो है बनाएंगे, वहाँ अपना थायरॉइड स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ से फ्रेगमेंट्स जो है ब्रेक होंगे, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ थायरॉइड स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे। तो इसे ही कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें
मेन बॉडी पार्ट में से छोटे फ्रेगमेंट जो है टूटते रहते हैं और वो बॉडी फॉर्म करते हैं, न्यू बॉडी फॉर्म करते हैं। तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अलग फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, बाद में हर फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप कर जाता है। Asexual reproduction is by the production of different types of spores। asexual reproduction different types of spores का प्रोडक्शन करने से होता है। स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं और वो स्पोर जो है दूसरी दूसरी जगह जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स। जो मोस्ट कॉमन स्पोर बताया हुआ है वो है जू स्पोर। वो क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है तो वो मोटाइल होगा, तो फ्लैजिलेटेड की वजह से वो मोटाइल होता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब जाहिर सी बात है स्पोर जो है बाद में जर्मिनेट करके जो है न्यू प्लांट की जो है न्यू प्लांट ग्रोथ कराएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो गैमेट का फ्यूजन होगा, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। उनके फ्यूजन से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होगा। दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। यहाँ गैमेट जो है सेम साइज की हो सकते हैं, डिसिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, और एक में जो है एक मेंबर का साइज जो है ज़्यादा और एक मेंबर का साइज कम भी हो सकता है। तो उसमें बताया गया है जब जो है गैमेट जो है सिमिलर साइज के हैं, गैमेट जब सिमिलर साइज के हैं बट फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल है, और गैमेट जो है सिमिलर साइज के मतलब दोनों ही गैमेट सेम साइज है दोनों ही गैमेट का, और दोनों ही गैमेट मोटाइल है। तो ऐसा किसी केस में होता है, ऐसा यूलोथ्रिक्स के केस में होता है। और उन्होंने यूलोथ्रिक्स के बारे में ये यहाँ देखा है कि ये फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स होते हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा जो है फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं, और वॉलवॉक्स जो है वो कोलोनियल फॉर्म में रहते हैं। तो आगे बात करते हैं तो दोनों ही गैमेट सेम साइज के हैं और ऊपर से दोनों ही गैमेट मोटाइल है। तो ऐसा किसी केस में मिलता है यूलोथ्रिक्स केस में। ये पॉइंट याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों ही गैमेट जो है मोटाइल है और सेम साइज के हैं, तो वो यूलोथ्रिक्स के केस में। दोनों ही गैमेट जो है सेम साइज के हैं, सिमिलर इन साइज है दोनों ही गैमेट, बट क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। और नॉन फ्लैजिलेटेड होने की वजह से दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होंगे, मतलब अब वो जो है मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही गैमेट सेम साइज के तो हैं बट वो नॉन मोटाइल है। ऐसा किस केस में होता है, ऐसा स्पाइरोगेरा के केस में होता है। तो हम तो देखा है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा दोनों ही फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिनमें से हम यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और स्पाइरोगेरा में भी गैमेट सेम साइज के होते हैं। बट यूलोथ्रिक्स में जो दोनों गैमेट सेम साइज के हैं वो दोनों ही गैमेट मोटाइल हैं, ठीक है। और जब स्पाइरोगेरा की बात करेंगे तो दोनों गैमेट सेम साइज के तो हैं पर दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं स्पाइरोगेरा के केस में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। तो जब जब गैमेट सेम साइज के होते हैं मतलब सिमिलर इन साइज होते हैं दोनों ही गैमेट, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगैमस। मतलब यहाँ आइसो मतलब सेम साइज के गैमेट का जो है फॉर्मेशन हुआ है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज। जब फ्यूजन होता है दो गैमेट का जो डिसिमिलर इन साइज है, मतलब एक गैमेट छोटा है एक गैमेट बड़ा है, या दोनों ही गैमेट का जो है साइज डिसिमिलर है, ठीक है। तो ऐसे दो गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इसे ऐसे स्पीशीज में देखा जाता है यूडोरिना में। तो ये याद रखना है, यूडोरिना स्पीशीज में ये देखा जाता है। यहाँ दोनों ही गैमेट जो है डिसिमिलर साइज के होते हैं। बट ऐसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं एनाइसोगैमस। तो ऐसे रिप्रोडक्शन कहते हैं एनाइसोगैमस। जब दोनों ही गैमेट जो हैं सेम साइज के हैं तो उसे कहते हैं आइसोगैमस। जब दोनों ही गैमेट डिसिमिलर साइज के हैं तो उसे कहते हैं एनाइसोगैमस। जब जो है यहाँ बताया हुआ है फ्यूजन बिटवीन लार्ज लार्ज नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक फीमेल गैमेट। जब लार्ज गैमेट होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट की बात हो रही है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमेट, ठीक है। और स्मॉलर है मोटाइल है मेल गैमेट, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट है। जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो इसे कहते हैं ऊगैमस स्पीशीज जो होते हैं वॉलवॉक्स और फिकस में। तो हमने यहाँ तीन तरह के जो है रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोगैमस, फिर पढ़ा एनाइसोगैमस, फिर पढ़ा oogamous। आइसोगैमस में दोनों ही गैमेट जो होते हैं मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही गैमेट सेम साइज के होते हैं। एनाइसोगैमस में दोनों ही गैमेट डिसिमिलर साइज के होते हैं। oogamous में जो है फीमेल गैमेट जो है लार्ज साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट जो है स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, तो वो होता है oogamous। फिर हमने आइसोगैमस में
जो देखा है कि जो दोनों ही गैमेट जो है सेम साइज के हैं, उनमें ऐसा होता है कि दोनों गैमेट सेम साइज के हैं, तो दोनों ही मोटाइल हों या दोनों ही नॉन मोटाइल हों, मतलब ठीक है। तो अगर दोनों मोटाइल हैं तो वो ऐसे स्टूडेंट देखा है, उसका हमने एग्जांपल देखा था यूरोथ्रिक्स, ठीक है। अगर वो दोनों सेम साइज के हैं बट नॉन मोटाइल है तो हमने देखा था स्पायरोगेरा। अब हम एनासोगैमस की बात करते हैं। तो एनासोगैमस में हमने देखा है कि दोनों ही गैमेट जो है डिसिमिलर साइज के होते हैं, और डिसिमिलर साइज के होने के साथ साथ हमने इसका एग्जांपल देखा था, इसमें यूडोरिना स्पीसीज थी। फिर हमने oogamous की बात करी, जहाँ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल होती है और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है, इसे कहते हैं oogamous। इसके एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है एंड होता है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसे किंगडम प्लांटी था, किंगडम प्लांटी में डिवीजन है अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब उन डिवीजन के अंदर आएंगी क्लासेस, ठीक है। उन डिवीजन के अंदर क्लास आएंगी, तो हम अलगी में क्लास पढ़ेंगे, वो है ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। तो यहाँ उन्हीं के जो है डायग्राम दिए हुए हैं। तो यहाँ पहले डायग्राम दिया हुआ है, ये है ग्रीन अलगी का। पहले ये ग्रीन दिखाए हुए हैं, ये ग्रीन अलगी है, ठीक है। उसके नीचे ये ब्राउन है, ये ब्राउन अलगी है। फिर ये रेडिश कलर के दिखाए हुए हैं, ये रेड अलगी है। तो इसमें ये जो है कॉलोनी फॉर्म करके रखा है, ठीक है। तो ये है वॉलवॉक्स, ये वॉलवॉक्स है, ठीक है। और यहाँ ये फिलामेंटस की फॉर्म में है, ये है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का जो है डायग्राम दिखाया हुआ है, ये यूलोथ्रिक्स है। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब ये हाँ ब्राउन अलगी है, जो है दूसरी क्लास है अलगी की। फिर यहाँ ये देखो, ये कुछ ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, लार्ज स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो इसका नाम एल से लार्ज, एल से लार्ज और एल से लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ये ब्राउन अलगी है। फिर उसके बाद ये देखो कुछ यहाँ देखो छेद से हुए हुए हैं, ये ऐसे। तो मतलब ये जगह जैसे जो है फटा हुआ है, जगह जैसे फटा हुआ है, तो एफ से फटा हुआ, और एफ से याद आएगा फ्यूकस, ये फ्यूकस का एग्जाम्पल है। एफ यू सी यू एस, ये फ्यूकस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ। तो ये डिक्टोटा है इसका नाम, डिक्टोटा नाम है इसका। तो ऐसे अर्थ में है कि डिक्टोटा डायकॉट से आया है कि ये कुछ डायकॉट जो प्लांट होते हैं उनकी तरह कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उससे याद आएगा डिक्टोटा। तो भाई ये कुछ बस याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये डायग्राम आ जाते हैं और जब क्वेश्चन में देखते हैं डायग्राम को तो कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हुआ है कई बार, तो मैं बता रहा हूँ इसी के। तो ये कुछ लार्ज स्ट्रक्चर है, तो ये लेमिनेरिया है। यहाँ ये ऐसे छः से हो रखे हैं, तो ये फ्यूकस है, फटा हुआ स्ट्रक्चर है इसमें। ये कुछ डायकोट की तरह कॉपी कर रहा है, तो ये डायकोट डिक्टोटा स्ट्रक्चर, डिक्टोटा ब्राउन अलगी है। उसका यहाँ रेड अलगी की बात करते हैं। तो रेड अलगी में ये है पोरफायरा, इसका नाम है पोरफायरा, पोरफायरा। और ये है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। तो ये पोरफायरा है, ये पॉलीसिफोनिया है, ये रेड अलगी के एग्जाम्पल है। उसका आगे बढ़ते हैं, यहाँ वही चीज़ दिखाई हुई है कि ग्रीन अलगी में जो पहले थे वॉलवॉक्स था, फिर वो यूलेथ्रिक्स था। ब्राउन अलगी में लेमिनेरिया है पहला, दूसरा फ्यूकस, तीसरा डिक्टोटा। रेड अलगी में पहला ये पोरफायरा है, फिर उसके बाद पॉलीसिफोनिया आएगा। उसके बाद जो हम इन क्लास को स्टडी करते हैं, उससे पहले ये कुछ कॉमन जनरल टर्म जो है अलगी के बारे में बताए हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। अलगी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। तो भाई अलगी जो है मैन के लिए वेराइटी ऑफ वेज में यूजफुल है। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ कैरिड आउट बाई अलगी। पूरी अर्थ की जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसमें जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है अलगी के द्वारा हो रही है अर्थ में, ठीक है। तो अलगी पे 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है अर्थ की, वो अलगी के द्वारा की जा रही है थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपने ये मैंने पढ़ाया था, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और उससे जो अपना खाना बनाता है। तो क्योंकि उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उससे जो है फिक्सेशन हो रही है, अर्थ की जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है। तो मतलब करीब एटलीस्ट कम से कम 50%, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फिक्सेशन अलगी के द्वारा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए। बीइंग फोटोसिंथेटिक, they increase the level of dissolved oxygen in their
इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन भी जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की अमाउंट भी जो है बढ़ा रहे होते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। क्योंकि ज़्यादातर अलगी जो होते हैं वो मैराइन होते हैं, फ्रेश और मैराइन दोनों ही वाटर में पाए जाते हैं, और वहाँ ये जो है एनर्जी रिच कंपाउंड का प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं अलगी। तो भाई ये बेसिस बनते हैं ऑल एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके खाने पीने का ये बेसिस बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कोई इनको खाएगा या कोई इनको खाने वाला कोई उसे खाएगा। ठीक है, तो मतलब सब जो है उनके ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफेरा, लेमिनेरिया, सारगेसम। ठीक है, तो पोरफेरा जैसे कि रेड एल्गी है, और लेमिनेरिया और सारगेसम रेड, पोरफेरा जो रेड एल्गी है और लेमिनेरिया और सारगेसम जो है ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इनके साथ साथ 70 स्पीसीज ऑफ मरान एल्गी, और भी जो है मरान एल्गी की 70 स्पीसीज और जो है फूड के रूप में यूज करी जाती है। ठीक है, पोरफेरा, लेमिनेरिया, सारगेसम एंड इनके साथ साथ 70 स्पीसीज और जो है फूड के रूप में यूज करी जाती हैं। सर्टेन मरान ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, कुछ जो है सर्टेन मरान ब्राउन और रेड एल्गी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स जो है प्रोड्यूस करती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आप कुछ पैकेजिंग वगैरह करनी होती है, तो इस हाइड्रोकोलाइड्स को जो है उसे पैकेज करते हैं, जिससे वहाँ जो है ऐसा प्रोडक्ट रखा है कि उसमें जो है नमी बनी रहे। तो ये सब्सटेंस जो है वाटर होल्ड कर रखता है, जिससे वहाँ उसमें नमी बनी रहती है। तो सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, जिसे कहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एग्जांपल दिया है अर्जिन, अर्जिन प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी, और केराजिन प्रोड्यूस करता है रेड एल्गी। तो ये याद रखना है, अर्जिन कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी का हाइड्रोकोलाइड्स है अर्जिन, और रेड एल्गी का हाइड्रोकोलाइड्स है केराजिन, which are used commercially. Agar, one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria, is used to grow microbes and preparation of ice cream and jellies. अब जो है जेलेडियम और ग्रेसलेरिया जो अलगे होते हैं, उनसे एक कमर्शियल प्रोडक्ट लिया जाता है जिसे कहते हैं अगार। वो किससे लिया आ रहा है? जेलेडियम और ग्रेसलेरिया से, जो कि रेड अलगे के एग्जाम्पल हैं दोनों ही, जेलेडियम और ग्रेसलेरिया। इनसे एक प्रोडक्ट लिया जाता है अगार, जो कि एक मीडियम बनाता है। अगार से एक मीडियम बनाई जाती है जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहती है, और आइसक्रीम और जेलीज फॉर्म करने में भी जो है उससे हेल्प लेते हैं, उस सब्सटेंस से, अगार से। ठीक है, आइसक्रीम और जेलीज भी फॉर्म करते हैं इससे, और ये माइक्रोब्स को भी ग्रो करती है। कोलेरा यूनिसेलुलर अलगा, यूनिसेलुलर अलगा की बात एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये कई बार याद रखनी है। कोलेरा है वो यूनिसेलुलर अलगा है। ठीक है, यूनिसेलुलर अलगा है, ये क्या रहता है? रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में रिच रहता है। तो कोलेरा यूनिसेलुलर अलगा है, ये किस में रिच रहता है? प्रोटीन में रिच रहता है। इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ये स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट, क्योंकि भाई इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है ज़्यादा है कोलेरा में। ठीक है, ये यूनिसेलुलर अलगा होता है। द अलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। अब जो अलगी हैं वो 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन अलगी, फियोफाइसी यानी ब्राउन अलगी, रोडोफाइसी यानी रेड अलगी। तो हम एक एक करके इनके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो भाई अब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी जो है हम तीनों जो है क्लास जो है पढ़नी पड़ेंगी, तो फिर ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इन्हें जो है इनको जो है पार्ट 2 में जो है कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और जो है अलगी का पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में इस चैप्टर के प्लांट किंगडम के पार्ट 2 में क्लोरोफाइसी से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वैसे मैंने अब तक किसी वीडियो में कहा नहीं है, पर भाई ओके भाई करना। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।